जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कैसे व्याख्या किया जाएगा, यानी कि उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। और उसमें हम लोग थे सन 2009 के जो विशेष परीक्षाएं हुई थी उसमें विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का प्रोसीजरल लॉ का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब गतांग से आगे का आज चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी ज़रूर लिखें। हम विषय पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A था और 5A जजमेंट लिखने की बात कर रहा है। तो जजमेंट में इसमें अब मुँह से या ओरल में हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक्चुअल में हम लोग को राइटिंग में लिखने का आदत है, कोई भी प्लेंट या इस तरीके के या बोल के भी लिखवाया जा सकता है। लेकिन चूँकि इसमें बहुत शार्ट में क्वेश्चन दिया है और आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चूँकि उसकी इसेंशियल है वो ज़रूर लिखना होता है। जैसे न्यायालय का नाम हो गया, मुकदमा संख्या हो गया, उसके बाद से आपका कौन से धाराएँ लगी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट का है वो मामला, थाने का कौन सा है। उसके बाद जब हम निर्णय लिखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि सेशन ट्रायल का है मामला तो उसमें ये भी लिखा जाएगा कि पत्रावली कब उसके पास आई है कमिटल करके, या पत्रावली कमिटल करके ना आके सेशन कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है अगर जो एडीजे हैं तो इस तरीके का सब लिखने के बाद उसमें निष्कर्ष बनाया जाता है। निष्कर्ष के बाद जो है निर्णय लिखा जाता है। उसके पश्चात आदेश दिया जाता है। आदेश के बाद यदि दोष सिद्धि होती है तो फिर उसके लिए एक दंड के प्रश्न पर भी एक बार डेट पड़ता है और उसके बाद फिर आदेश होता है फाइनल कि उसको जजमेंट में या तो दोषित किया जाएगा या तो जो है दोष मुक्त किया जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और कम से कम 2 पेज में तो चला ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। आप लोग भी कोशिश करिएगा जजमेंट राइटिंग या कोई भी ड्राफ्टिंग का हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5B हम चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि ए का विचारण सेशन न्यायालय के द्वारा किया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय 2 माह के कारावास और जुर्माने के रूप में 200 रुपये का दंडादेश पारित करता है। ये अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करना चाहता है, सलाह दीजिए। ये दंड प्रक्रिया की धारा 376 पे सीधे सीधे आधारित क्वेश्चन है। उसमें बताए गए हैं कि जो ऐसे मामले हैं जो जिनका जो है छोटे मामले हैं जिनका वो अपील नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसे जजमेंट का जिसमें उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा कोई ऐसा जजमेंट दिया गया है तो उसमें कितने तक की लिमिटेशन है कि सज़ा का या जुर्माने का, कि उसमें अपील नहीं होगा। तो जब देखा जाएगा उसमें 4 क्लास गिनाए गए हैं, जिसमें धारा 376 का जो 1A है उसमें ये बताया गया है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा 6 माह का सज़ा दिया गया है या 1000 रुपये तक का जुर्माना किया गया है तो उसकी अपील नहीं होगी। उसी तरीके से फिर सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय यदि 3 माह का कारावास का सज़ा दिया है और 200 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया है दंडादेश के रूप में तो उसकी भी अपील नहीं होगी। उसके पश्चात प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यदि 100 रुपये से अनधिक का जुर्माना दंडादेश के रूप में पारित करता है तो उसका भी अपील नहीं होगा। फिर चौथा कार्य है कि जहाँ संक्षिप्त विचारण में जो धारा 260 है उसका विचारण करने के पश्चात यदि 200 रुपये से अनधिक का कोई दंडादेश पारित किया गया है तो उसमें भी अपील नहीं होगी। इस प्रश्न में जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि सेशन न्यायालय द्वारा 2 माह का कारावास और जुर्माने के रूप में 200 रुपये का दंडादेश पारित किया गया तो क्या अपील होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए गवर्न करता है, क्योंकि इसका जो क्लास B है ये कह रहा है कि जहाँ सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 माह से अनधिक का कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडादेश देता है तो इसमें अपील नहीं होगी। इस क्वेश्चन का इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम बेस पे बनाया गया इसकी अपील नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है
आरोप क्या है, आरोप के आवश्यक तत्व क्या हैं, आरोप में त्रुटियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन ये है बहुत शार्ट, लेकिन इसका आंसर बहुत लेंदी है। और ये धारा दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 211 है, 212, 213 और 215 साथ में सपटी धारा 464 को रिलेट करके इस क्वेश्चन को आंसर दिया जा सकता है। जैसे धारा 211 में जो 7 क्लाज हैं, उन 7 क्लाज का वर्णन किया जाएगा कि जो प्रत्येक आरोप उस अपराध को अभिकथित करेगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है, माने उसका कथन किया जाएगा। इसी प्रकार से करे कि आरोप दूसरा उसका कि आरोप में अपराध की विधि द्वारा विनिर्दिष्ट नाम इंगित किया गया है तो वो भी वर्णन किया जाए, जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, इस तरह का वर्णन किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि कोई ऐसा नाम नहीं है तो उसको ऐसा कोई परिभाषित प्रिस्क्राइब करने वाला कोई बात है उसको दिया जाएगा। चौथा कह रहा है कि वह विधि और विधि की धारा जिस पर आरोप है, जैसे कोई जरूरी नहीं कि आईपीसी हो, एनडीपीएस है, कोई भी एक्ट है, तो जिस अधिनियम के तहत वो अपराधी है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वह विधि और विधि का वह धारा भी उसमें वर्णन किया जाएगा। उसके बाद से पांचवा कार्य कि यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया इस कथन के समतुल्य है कि वह विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त उस मामले में पूरी हो गई है। जो 211 का उपधारा 5 है, इसके कहने का मतलब जैसे एक उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी के ऊपर धारा 302 लगा है तो वो इस बात के समतुल्य है कि वो धारा 300 में जो बातें कही गई हैं वो पूरा उसके ऊपर फिट बैठता है और कहीं से भी वो किसी अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आता भी है किसी अपवाद के अंतर्गत तो उसके परंतु के अंतर्गत वो आता है। तो इस तरीके से ये माना जाएगा कि उस धारा को केवल लगा देने से मान लिया जाएगा कि उस अपराध के समतुल्य है। अब इसका उपधारा 6 कह रहा है कि आरोप न्यायालय की भाषा में होगा। 7वां कह रहा है कि पूर्वदोषसिद्धि के बारे में कि यदि कोई पूर्वदोषसिद्धि से संबंधित कोई आरोप है तो उसमें तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसका पूर्वदोषसिद्धि मतलब जिस आरोप को लगाया गया है वो आरोप साबित नहीं हो जाते, यानी कि उसको दंडाधिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक पूर्वदोषसिद्धि का आरोप नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे धारा 211 का जो 212 का 1 है कि आरोप में समय तथा स्थान संबंधी विवरण अंकित किया जाएगा और कि कैसे वो प्रभावित हुआ उस समय और स्थान में। फिर पुनः आरोप में जो धारा 212 का 2 है उसमें बताया कि आपराधिक न्यास भंग है किया गया है कोई, चाहे संपत्ति के बेईमानीपूर्ण कोई दुरुपयोग है तो उसका बाकायदे उसमें वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से उसने आपराधिक न्यास भंग किया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है। और उसके बाद से 212 के में ये बताया गया है कि और भी कि उल्लेखनीय है कि विषय का ज्ञान कराने की दृष्टि से अपर्याप्त हो वहाँ आरोप में अपराध कारित करने का ढंग विषय भी शामिल किए जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ बात है जो उसको आरोप लगाने से उसको पूरा स्पष्ट न हो पाए कि उसके ऊपर क्या आरोप है, तो उस तरीके को बताया जाएगा, उसमें उन्हें आरोप में लिखा जाएगा किस तरीके से आपने अपराध किया है। तो ये तो रही आपका आरोप करने का जो तरीके हैं। साथ में आप चाहें तो 2B का भी वर्णन कर सकते हैं कि आरोप से तात्पर्य क्या होता है। अब इसके बाद से जो आता है मेन, इसमें कह रहा है कि आरोप में त्रुटियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसमें जब 215 पढ़ते हैं तो उसमें 2 बातें कही गई हैं कि किसी भी त्रुटि का कोई तब तक तात्विक नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभियुक्त भुलावे में न पड़ गया हो या उससे न्याय विफल न हो गया हो, मैंने फ्लेवर ऑफ जस्टिस न हुआ हो, तो तभी आप उस चीज़ को उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठा सकते हैं। इसी प्रकार से जब 464 पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात कहेगा कि कोई दंडादेश या कोई ऐसा आदेश या कोई ऐसा उसमें पारित किया गया है और वो किसी आरोप के कुछ संयोजन या त्रुटि की वजह से है तो तब तक तात्विक नहीं है, अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे कोई फ्लेवर ऑफ जस्टिस न हुआ हो। तो इस तरीके से इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आपके सलाह दे सकते हैं। इसमें कहा गया है कि दरबार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सन 2013 का है कि इसमें मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि आरोप के विरचना में त्रुटि का रह जाना तब तक घातक नहीं माना जाता जब तक उससे न्याय विफल नहीं हो जाता। कि कुल मिला के बेयर का ही बात ये भी कह रहा है। स्टेट बनाम नलिनी के भी मामले में भी न्यायालय ने कहा कि धारा 215
कि यदि किसी आरोप में किसी गलती का अभिकथन किया गया है तो उसके संबंध में न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। इस संबंध में न्यायालय को जो कुछ देखना है वह यह कि क्या अभिकथित आरोप में ऐसी कोई अनियमितता है जिसके कारण अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है 6B। इसमें कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो देखिए CRPC की धारा जो 391 है उसमें बताया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य कब लिया जाएगा अपीलीय न्यायालय द्वारा। और ये भी कहा गया है कि यदि अपीलीय कोर्ट उच्च न्यायालय है तो चाहे तो सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को आदेशित कर सकता है कि वो उस अतिरिक्त साक्ष्य को ले। और ये उपधारा 2 में बताया गया है कि उसी के अनुसार जो अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाएगा उसी के अनुसार उसको निपटाने के लिए अग्रसर होंगे। और उपधारा 3 में कहा गया कि अतिरिक्त साक्ष्य लेते समय अभियुक्त या उसके प्लीडर को उपस्थित रहने का अधिकार होता है। मतलब जो भी अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाएगा तो उस समय अभियुक्त का प्लीडर होगा, जो उसको राइट होगा कि वो उपस्थित रहे। और इसका 391 का उपधारा 4 कह रहा है कि ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 को बंधों के अधीन होता है मानो कोई जाँच हो। मतलब इसका जो प्रक्रिया है अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना उसको जांच की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि इंक्वायरी की कैटेगरी में रखा गया है। वीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1977 का मामला एक इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी उपर्युक्त मामले में अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना अपील न्यायालय के विवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। इस विवेकी शक्ति का प्रयोग अभियोजन के साक्ष्य में किसी अंतराल अथवा कमी को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप किसी मतलब कमी को या किसी अंतराल को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ले सकते हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये पूर्ण दायित्व होता है कि संदेह से परे अपने मामले को साबित करे, और वो नहीं करता है तो उसकी भरपाई करने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लिया जा सकता। न्यायालय का ये काम नहीं है, ये अभियोजन का काम है। हाँ, एंड ऑफ जस्टिस के स्टेज पे कई धाराएं हैं जिसका प्रयोग न्यायालय कर सकता है, लेकिन ये तभी जब अभियोजन द्वारा मामले को बिना संदेह के साबित कर दिया गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 7A है, करारदांडिक मामलों में जमानत की मंजूरी से संबंधित विस्तृत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। क्या जमानत के अधिकार के विषय के रूप में मांग की जा सकती है। देखिए, धारा 436 से लेकर के धारा 439 तक में जो वर्णन किया गया है उसका ये वर्णन कर रहा है CRPC का, और सभी धाराओं को थोड़ा थोड़ा लिख करके आप आंसर पूरा कर सकते हैं। हमने CRPC से संबंधित जो भी वीडियो बनाया है उसमें एक सब्जेक्ट ये भी रखा था, हमने विषय रखा था कि किस प्रकार से जमानत का अधिकार हो सकता है और उसको उसका डिमांड किया जा सकता है। तो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इस विषय पे। आप लोग मेरा वो वीडियो CRPC का जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है उसमें जाइएगा, उसको देख लीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वर्णन किया है, क्योंकि वो धारा 336 से लेकर के 436 से लेकर के 439 तक क्या प्राविधान है जमानत से संबंधित, उसको हमने वर्णन किया है। अब इसमें एक जो साधिकार की बात कह रहा है तो उसको रिलेट करके आप धारा 167 को भी लिख सकते हैं धारा 436 के साथ में, और जो कि हमने उस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप 167 का भी हवाला दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर पूरा किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7B है, किन परिस्थितियों के अधीन जमानत निरस्त की जा सकती है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये कई धाराओं को रिलेट करके ये भी क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए पूरा का पूरा धारा नहीं है, आपके 436 का जो उपधारा 2 है उसको रिलेट करके लिखना है। फिर धारा 437 के उपधारा 5 है, शर्तों का जो उल्लंघन है उसको लिखना है। फिर धारा 439 का उपधारा 2 है उसको लिखना है। तो इस तरीके से या जजमेंट की स्टेज पे आपको लिखना है कि जजमेंट सुनाते समय भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कई तरीके हैं। अब इसमें मेन तो यही तरीका है जो 436 का उपधारा 2 है, या 437 का उपधारा 5 है, या 439 का उपधारा 2 है, उसका वर्णन करके इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। चाहे तो इसमें 482 का भी वर्णन कर सकते हैं कि जो इनहेरेंट पावर है
उच्च न्यायालय का, उसका प्रयोग करके भी किसी का जमानत रद्द किया जा सकता है। अब इसमें एक केस है, उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं। जिस लोक अभियोजक बनाम विलियम्स का मामला है, उसमें 4-5 बातें कही गई जिसके आधार पर कोई जमानत निरस्त किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि अपराधी जमानत पर छूटने पर पुनः उसी प्रकृति का अपराध कारित करता है। दूसरा करा कि यदि वह अन्वेषण में बाधा या तलाशी में बाधा या साक्ष्य की तलाशी में बाधा डाल रहा है। तीसरा, घटनास्थल के साक्ष्य नष्ट करता है अथवा साक्षियों को प्रताड़ित करता है या तोड़ता है। चौथा, यदि वह विदेश भाग जाता है या प्रतिभूतियों की शक्तियों से बाहर हो जाता है। पांचवा, यदि वह पुलिस या उन व्यक्तियों से बदला लेता है, हिंसा करता है जिन्होंने उसे पकड़वाया है। इस प्रकार से जो कुछ भी है, आप देखेंगे कि जितनी बातें कही गई वो सब कुल मिला के जो शर्तें निरूपित की जाती हैं न्यायालय द्वारा जमानत जब दिया जाता है किसी व्यक्ति को, चाहे वो अभियुक्त हो चाहे साक्षी हो, तो उस शर्तों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके जमानत को रद्द किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ये भी निर्णय क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये सिविल जज प्रथम श्रेणी का मामले है, उसमें जो है निर्णय की बात कर रहा है। तो हमने पहले ही कह दिया है कि निर्णय से संबंधित लिख करके ही समझ में आता है ज़्यादा, क्योंकि आप केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें कंटेंट्स होते हैं, हूबहू निर्णय आप नहीं बता सकते हैं मुँह से। अब इसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8B। ये CPC का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित डिक्रियाँ कैसे निष्पादित की जाएंगी। पहला, स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री। उसके बाद से है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री। तीसरा, व्यादेश के लिए डिक्री। और चौथा है 2 धनराशियों के संदाय के लिए प्रति डिक्री। तो इसमें जब हम पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं, टिप्पणी टाइप का और छोटा छोटा आदेश भी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री। तो ये आदेश 21 नियम 35 से संबंधित है, और इसमें बताया गया है कि इसका कैसे निष्पादन किया जाएगा। तो इसमें 3 उपनियम हैं। ये कह रहा है, पहला उपनियम कि जहाँ डिक्री किसी स्थावर संपत्ति के प्रदान के लिए है, वहाँ उसका कब्जा उस पक्षकार को जिसे वह न्याय निर्णीत किया गया है, या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपनी ओर से प्रदान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, और यदि आवश्यक हो तो डिक्री द्वारा आबद्ध किसी ऐसे व्यक्ति को जो संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है, हटा करके परिदत्त किया जाएगा। तो एक तो ये बताया तरीका। अब उपनियम 2 बता रहा है कि जहाँ किस डिक्री स्थावर संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए है, वहाँ संपत्ति के किसी सहदृश स्थान पर वारंट की प्रति को लगाकर और डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डांडी पिटवाकर या अन्य सटीक ढंग से उद्घोषणा करके ऐसे कब्जे का प्रदान द्वारा किया जाएगा। तीसरा उपनियम कह रहा है कि जहाँ किसी निर्माण या अहाते के कब्जे का प्रदान किया जाता है और कब्जा रखने वाले व्यक्ति आबद्ध होते हुए वहाँ तक आबाद पहुँच नहीं होने देता है, वहाँ न्यायालय देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने न आने वाली स्त्रियों को युक्त चेतावनी देकर और हट जाने की सुविधा देने के पश्चात अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी ताले या चटकनी को हटा सकेगा या खोल सकेगा, या किसी द्वार को तोड़कर खोल सकेगा, या डिक्रीदार को कब्जा देने के लिए आवश्यक डिक्री भी अन्य कार्य को कर सकेगा। डिक्रीदार को कब्जा देने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य कार्य को कर सकेगा। तो इस तरीके से जो स्थावर संपत्ति है उसके विनिर्दिष्ट अनुपालन में निर्दिष्ट जो निष्पादन कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से किया जाएगा। आदेश 21 नियम 35 के तहत। अब दूसरा है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री। तो ये आदेश 21 नियम 32 और आदेश नियम 21 रूल 35 से रिलेट करके क्वेश्चन है। 32 में चूँकि 2-3 बातें कही गई हैं, अब चूँकि इसमें व्यादेश के लिए भी डिक्री बताया गया है, वो भी इस 32 में ही कहा गया है। तो इसके आधे पार्ट में व्यादेश की भी बात कही गई है, किसी संविदा के निष्पादन की भी बात कही गई है, और दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापन के लिए बात कही गई। तो दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित जो मामला है उसमें सिर्फ संपत्ति की, यानी कि जो डिफेंडेंट है उसके संपत्ति को कुर्क करके किया जाएगा, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। बाकी के दोनों मामले हैं, जैसे संविदा से संबंधित है या कोई व्यादेश से संबंधित है डिक्री, उसके निष्पादन में
उसको सिविल कारावास का भी आदेश दिया जा सकता है। लेकिन जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। और जो आदेश 21 नियम 33 है उसमें बताया गया है कि सीओटी उससे कैसे लिया जाएगा उसके प्रतिस्थापन के लिए, और उस सीओटी को भंग करता है तब क्या होगा। तो इस तरीके से उसमें 4 उपनियम हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद से व्यादेश के लिए जो डिक्री है उसका निष्पादन भी इसी में है, आदेश 21 नियम 32 में ही बताया गया है। तो ये कह रहा है कि जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है और उसका आज्ञानुवर्तन करने में वह जानबूझकर असफल रहा है, वहाँ वह डिक्री दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री की दशा में उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा, मतलब ये सिर्फ इसी के लिए पार्टिकुलर बात कर रहा है, बाकी के दोनों के लिए कह रहा है कि या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए व्यादेश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कारागार में उसके निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा या दोनों रीतियों से प्रवृत्त की जा सकेगी। यानी कि जो दाम्पत्य अधिकारों से के प्रतिस्थापन का जो निष्पादन कराना है न्यायालय द्वारा, तो उसमें सिर्फ कुर्की की बात कह रहा है, उसमें सिविल कारागार की बात नहीं कह रहा है। लेकिन बाकी के दोनों बातें हैं उसमें कह रहा है कि दोनों के द्वारा या किसी एक के द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है। अब उपनियम 2 इसका कह रहा है कि जहाँ कुर्की 6 मास के लिए प्रवृत्त रह चुकी है, वहाँ यदि निर्णित ऋणी ने डिक्री के आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है, तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जो वह ठीक समझे, और बाकी यदि कोई निर्णित ऋणी के आवेदन पर उसे देगा। उपनियम 3 इसका कह रहा है कि जहाँ निर्णित ऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन कर दिया है और उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय कर दिया है जिनका संदाय करने के लिए वह आबद्ध है, या जहां कुर्की की तारीख से 6 मास का अंत होने तक संपत्ति के विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि किया गया है तो नामंजूर कर दिया गया है, वहाँ कुर्की नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से आपका 32 में है, नियम 32 में। अब 33 जो कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए निष्पादन न्यायालय का जो विवेकाधिकार है उसके बारे में कह रहा है। तो अब इसके बाद से चौथा इसका 2 धनराशियों के संदाय के लिए प्रति डिक्री, तो इसके लिए आदेश 21 नियम 18 जो है वो रिलेट करके है, और इसमें 4 उपनियम है, उसको आप वर्णन करके कि कैसे कैसे यदि कोई 2 डिक्रियां हैं, जैसे बड़ी डिक्री है कोई छोटी डिक्री है, तो बड़ी डिक्री के साथ छोटी को तुष्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग एक बार देखिएगा, उसको पढ़िएगा, इसमें कुछ है नहीं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9A है, ये कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में यथा प्रावधानित प्रथम अपील और द्वितीय अपील की परिधि और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए तथा सुसंगत विधि प्रावधानों को निर्दिष्ट करके उक्त दोनों के बीच अंतर यदि कोई हो बताइए। अपीली न्यायालय अपील निर्णित करते समय गैर अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री अनुतोष मंजूर कर सकता है, और यदि कर सकता है तो कब। तो देखिए 2 पैरा में क्वेश्चन बना रहा है। पैरा 1 जो क्वेश्चन है इसमें आपका धारा 100 और धारा 96 को आपको लिखना है। मैंने जो प्रथम अपील है, जो मूल डिक्रियों से अपील है, वो धारा 96 का वर्णन करता है, उसका आप लोग को वर्णन करना है, और जो आपका द्वितीय अपील है उसके बारे में धारा 100 बताता है, उसका वर्णन करना है। तो इसको कुछ कहना नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें 3-3, 4-4 लाइन के मामले हैं, उसको लिख देना है। अंतर जो है आप लोग को पता ही है कि विधि के सारवान प्रश्न पर ही सेकेंड अपील होगा। उसमें भी बताए गए हैं कि जो अमाउंट है, अमाउंट कितना होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यदि कोई वो है लघुवाद न्यायालय है तो प्रथम अपील के बारे में 10,000 रुपये है और सेकेंड अपील में 25,000 रुपये है। तो इस तरीके से आप अंतर दे करके इसको कर सकते हैं। और उसके बाद से जो सेकेंड पैरा का क्वेश्चन है, इसके लिए आप आदेश 41 नियम 22 और आदेश 41 नियम 33 का हवाला दे करके इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। जैसे नियम 22 में कहा है कि प्रत्याक्षेप द्वारा यह विशेष प्रावधान है कि प्रत्यार्थी को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह ऐसी डिक्री के प्रति जिसके विरुद्ध उसने अपील नहीं किया है प्रत्याक्षेप कर सकता है, और ऐसी दशा में एक गैर अपीलार्थी
किसी ऐसे अंतोष की मांग कर सकता है जिसे निचले न्यायालय ने ही प्रदान किया था, और ऐसी दशा में अपीलीय न्यायालय ऐसे प्रत्यार्थी को अंतोष प्रदान कर सकता है। अपीलीय न्यायालय अपील और प्रत्याक्षेप के आधारों को सुनकर साफ साफ निर्णय दे सकेगा। और पुनः नियम 33 में कह रहा है कि अपील न्यायालय की यह शक्ति होगी कि वह कोई ऐसी डिक्री पारित करे या ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था, और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करे जो मामले में अपेक्षित हो। और इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल भाग के लिए है, और यह शक्ति सभी प्रत्यार्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसे प्रत्यार्थी या पक्षकारों ने कोई भी अपील या आक्षेप फाइल न किया हो, और जहां प्रतिपवादों में डिक्रियां हुई हैं या जहां एक वाद में 2 या अधिक डिक्रियां पारित की गई हों, वहां यह शक्ति सभी डिक्रियों या उनमें से किसी के बारे में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील फाइल न की गई हो। मतलब ये पूरा का पूरा न्यायालय को एक विस्तृत पावर दे रहा है कि न्यायालय क्या कर सकता है अपील न्यायालय। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। हालांकि इसमें अतिरिक्त साक्ष्य की बात नहीं कहा है, नहीं तो आदेश जो है 41 नियम 27 का भी आपको वर्णन करना होगा, 29 का भी वर्णन करना होगा। तो ये सब अलग बातें हैं। और इसमें एक बात कहा गया कि परंतु अपील न्यायालय धारा 35 से सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कोई भी आदेश किसी ऐसे आक्षेप के अनुसरण में नहीं करेगा जिस पर उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है ऐसा आदेश नहीं किया है या ऐसा आदेश करने से इनकार किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ए का आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बी है कि बी के विरुद्ध ए द्वारा वाद में अनेक विवादक विरचित किए गए हैं, उनमें से कुछ का भार बी प्रतिवादी पर है। ये अपने साक्ष्यों की परीक्षा के पश्चात अपना साक्ष्य बंद करता है, तत्पश्चात बी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बी के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात एक खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करता है, और जिसका बी के द्वारा विरोध किया जाता है। क्या ए को खंडन साक्ष्य का प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए? तो ये सीधे सीधे आदेश 18 नियम 3 पर आधारित है। एक पैरे का ये आंसर है। इसमें उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि चाहे तो वो पहले अपने साक्ष्य को दे दे या इंतजार करे कि जब तक विपक्षी का साक्ष्य न हो जाए तब तक अपने साक्ष्य को न दे, लेकिन विथ परमिशन ऑफ कोर्ट ये होना चाहिए। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। और इसका आंसर ये होगा कि ए द्वारा अपने समस्त साक्ष्य देने के बाद भी बी द्वारा अपने साक्ष्य दिए जाने के बाद ए बी के साक्ष्य को खंडित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसमें कहीं से ऐसा नहीं है सिविल प्रक्रिया संहिता में कि एक बार आप साक्ष्य दे दिए तो उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। खंडन आप कर सकते हैं। यही कारण है कि सीपीसी में प्रक्रियाएं बहुत लेंदी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्या यह वाद से भिन्न कार्रवाई को लागू होता है? देखिए, धारा 144 का सीधे सीधे इसमें वर्णन करना है और आप लोग धारा 144 का वर्णन कर दीजिएगा। पुनः 10 बी है क्वेश्चन नंबर 10 बी। निम्नलिखित परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि का परिकालन कीजिए। अब इसमें विचारण न्यायालय 1/2/2008 को निर्णय सुनाता है। निर्णय और डिक्री को प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए 2/2/2008 को आवेदन किया जाता है, जो 25/3/2008 को तैयार करने के लिए भेजा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से 30/2/2008 को प्राप्त होता है। एक तो धारा 96 का आप वर्णन कर देंगे। अब डिक्री की बात है तो डिक्री में अब जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट का धारा 12 है, वो बताता है कि विधिक कार्रवाई को समय का अपवर्जन जो उसमें प्रयोग किया गया है उसका कैसे अपवर्जन किया जाएगा। तो इसका पूरा हवाला देकर के इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा और इस तरीके से ये जो सन 2009 का जो विधि प्रश्न पद्धति है वो पूरा होता है। अब तृतीय प्रश्न पत्र का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो राजस्व संहिता से संबंधित है, मतलब लोकल विधियों से संबंधित और जो स्थानीय विधियां हैं, और साथ में आईपीसी। तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। जिन जिन धाराओं का आदेशों का मैंने चर्चा किया है उसको आप लोग अपने बेरेक्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।